जी। अब देखिए, अब करते हैं आपके टॉपिक की शुरुआत। देखिए, जो लॉरेंस कोलबर्ग है, आप लोग फोटो के माध्यम से देख भी रहे हो, तो ये अमेरिका के निवासी है। अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे ये, जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग है। अब देखिए, जैसे जो सीटेट का पैटर्न होता है वो बिल्कुल अलग होता है आपके टेट के पैटर्न से। अब टेट के पैटर्न में बहुत चीजें डिटेल में पूछी जाती है। टेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि कोलबर्ग किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो आपके अमेरिका के थे। लेकिन आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जैसे इनसे संबंधित किताबें पूछ ली जाती है कि साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट या फिलोसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये किताबें किसने दी, तो लॉरेंस कोलबर्ग ने दी। ठीक, लेकिन सीटेट में ये किताबें नहीं आएगी। सीटेट में वो चीजें आएगी जो जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूं। और आज की वीडियो को देखने बाद शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, जितने भी आज तक पेपर हुए सीटेट में, जिसमें आप लोग लॉरेंस कोलबर्ग का क्वेश्चन ना कर पाओ, वरना कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जिसको आप लोग ना कर पाओ। ठीक, तो चलिए, तो ये अमेरिका के निवासी थे और इन्होंने ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। देखिए, सबसे पहले तो जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, पहले तो आपको यही पता होनी चाहिए कि जो नैतिक है, नैतिकता है, मोरलिटी है, होती क्या है। उसके बाद ही तो बाद में बात करेंगे सिद्धांत के बारे में। तो देखिए, जो नैतिकता होती है, नैतिकता बेसिकली एक तरीके का गुण होती है जो हमें सही और गलत की पहचान बताती है। अब देखिए, हम बाय बर्थ तो है नहीं कि हमें सब सही और गलत चीजों का पता है। जैसे चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना गलत बात होती है, तो ये कहीं ना कहीं हमको बताया गया है। ठीक, तो ये जो हमने चुनाव करा कि चोरी करना गलत बात है, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है, या जितनी भी और सही चीज गलत का जो अंतर होता है, वो हमारे अंदर बेसिकली एक तरीके का गुण होता है जो हमको बताता है कि ये काम सही है, ये काम गलत है। तो यही आपकी क्या होती है, नैतिकता होती है, मोरलिटी होती है। ठीक, अब देखिए, जो नैतिकता होती है उसको बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से, सामाजिक परिवेश में कौन आता है, बच्चे की फैमिली आ जाती है, स्कूल आ जाता है, आसपास का माहौल आ जाता है, उससे ही बच्चा नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। मतलब सही और गलत के बारे में बच्चा किससे जानता है, अपनी सोसाइटी से जानता है। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। तो कहने का मीनिंग है, नैतिकता कोई जन्मजात नहीं होती। नैतिकता कोई जन्मजात नहीं होती कि जन्म के बाद कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको पता है कि ये काम सही होता है, ये काम गलत होता है। जन्मजात नहीं होती, बाय बर्थ नहीं होती। ये क्या होती है, सामाजिक परिवेश से बच्चे को पता चलता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो ये तो बात होगी नैतिकता के बारे में, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, अब उसके अलावा इस नैतिकता के विकास के सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए लॉरेंस कोलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट करा। बेसिकली इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, लेकिन जो सबसे चर्चित है, जो आपके एग्जाम में भी आता है, सीटेट हो चाहे टेट का भी आपका एग्जाम हो, तो ये वाला वो एक्सपेरिमेंट है जो आपका हुआ था। ये बेसिकली इन्होंने कहानी थी जो काफी बच्चों को पढ़ाई। अब ये कहानी क्या थी, इस कहानी को ध्यान से सुनना, और इस कहानी के खत्म होते ही मुझे आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना। उस क्वेश्चन का आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वरना यहां पर कमेंट में करके देना लाइव में। ठीक है, अब देखिए, कहानी सुनाता हूं, अब कहानी को ध्यान से सुनना, तभी आप लोग आंसर दे पाओगे सही से। तो लॉरेंस कोलबर्ग ने कहानी सुनाई बच्चों को कि भाई एक हिंज नाम का आदमी था। जो हिंज नाम का आदमी था, तो उसकी एक वाइफ थी। इस वाइफ की उसकी तबीयत खराब हो गई। अब जब वाइफ की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई एक ऐसी दवाई है, सिर्फ इसी दवाई से उसकी वाइफ की जान बच सकती है, वरना और दुनिया में ऐसी कोई भी दवाई नहीं है जिससे उसकी वाइफ की जान बचाई जा सके। ठीक, और ये जो दवाई है, इस दवाई को लेने के लिए हिंज चल दिया। जितने भी पैसे उसके पास थे उसको पर्स में डालकर चल दिया, चलो इस दवाई को लेने जाता। लेकिन इस दवाई की खास बात ये थी, ये सिर्फ एक आदमी के पास ही थी, एक दुकान वाले के पास सिर्फ ये जो है दवाई थी। इसने इसका एक तरीके से मान लीजिए आविष्कार करा था, और दुनिया में किसी के पास भी ये दवाई नहीं थी। अब इस बेचारे ने कई सालों की मेहनत लगाई, अपना खूब जो है पसीना लगाया इसके अंदर, अपनी खूब इन्वेस्टमेंट लगाई, और तब जाके इस दवाई को बनाया। अब हिंज इसके पास पहुंचे कि भाई साहब मुझे वाली दवाई दे दो। इसने कहा भाई साहब मैं तो ऐसे आपको नहीं दे सकता इतने कम रुपयों में, इसमें मेरी कई साल की मेहनत है, मेरी खूब सारी पूंजी इसके अंदर लगी हुई है, और इतने कम रेट में आपको दे दूंगा तो ये क्या होगी, ये मार्केट के अंदर फैल जाएगी, तो मेरी तो वैल्यू खराब हो जाएगी। तो अब क्या हो गया, इस कहानी को सुनने के बाद अब हिंज जो है सुनते जाना, तो हिंज जो है कंफ्यूज हो गया, यार क्या काम करूं, इस दवाई को कैसे लूं मैं। तो हिंज के माइंड में एकदम एक चीज आई कि यार एक काम करता हूं, दवाई को जाके चोरी कर लेता हूं। अगर भाई चोरी नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी। तो हिंज जाके जहां पे आदमी का घर होता है वहां से जाके इस दवाई को चोरी कर लेता है, और चोरी करने के बाद अपनी वाइफ को दे देता है, और उसकी वाइफ की जान बच जाती है। अब देखो, मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, और स्टोरी के बाद अब आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। जो स्टोरी भी आपको बताइए ना, ये भी पेपर में आती है आपकी, ठीक है, इसलिए स्टोरी भी महत्वपूर्ण थी। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, चाहे आप लोग मेल हो फीमेल हो, दोनों आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या हिंज ने चोरी करके सही काम करा। अब यहां से आपके दो आंसर निकलेंगे। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर सही काम करा, अगर वो चोरी नहीं करता तो बेचारे की उसकी वाइफ मर जाती। आप में से फिर कुछ लोग ये भी कहेंगे नहीं गलत करा।
अगर इसी तरीके से दूसरों की मेहनत को, इतनी सालों की मेहनत को लगाने के बावजूद, खून पसीने की कमाई लगाने के बावजूद कोई इस तरीके से चोरी करके ले जाएगा, तो ऐसे तो कोई भी आविष्कार नहीं कर पाएगा किस चीज का, तो उसने गलत करा। ये दो ही तो आंसर आप लोग दोगे। अब मैं जानना चाहता हूं इन दोनों में से सबसे ज्यादा आंसर आप लोगों का क्या है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अब इसी के बेस पर कई सारे कंसेप्ट आपके यहां से निकलेंगे और यही से आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। इसी जो ये कहानी बताई थी, इसके बेस पर ही उन्होंने आपका नैतिक विकास सिद्धांत दिया था और इसकी स्टेजेस बताई थी। ये क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आपका ऑनलाइन वाली शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक। तो स्टोरी आप लोगों ने पढ़ ली हिंज की, कि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए दवाई चोरी कर ली थी उनकी, जिन्होंने दवाई बनाई थी। अब यहां से दो कंसेप्ट आपके निकल कर आते हैं, उसमें से पहला होता है मोरल डिलेमा। देखिए मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितना आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आज की वीडियो के अंदर जितनी भी आपकी कंसेप्ट है, जितनी भी आपकी टर्म्स है, इनको इंग्लिश हिंदी में मत याद करना, इनको सिर्फ इंग्लिश में आप लोग याद करना, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए अभी स्टोरी से क्या चीज निकल कर आई, मोरल डिलेमा, जिसको नैतिक दुविधा कहते हैं। जब आदमी सही और गलत के बारे में डिसीजन नहीं ले पाता, जब वो एक डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता, तो होता है मोरल डिलेमा, यानी नैतिकता की दुविधा में आदमी फंस गया। जैसे हिंज फंस गया था कि भाई अगर मेरी वाइफ को दवाई नहीं मिली तो मेरी वाइफ मर जाएगी, और अगर मैंने दवाई ले ली, चोरी करके बना ली, तो वाइफ तो बच जाएगी, मुझे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाएंगे। तो बेसिकली हिंज क्या हो गया, हिंज जो है नैतिक दुविधा में फंस गया, मोरल डिलेमा के अंदर फंस गया। यार अब मैं क्या काम करूं, एक तरफ जेल है, एक तरफ मेरी वाइफ है। तो ये आपका मोरल डिलेमा होता है, नैतिक दुविधा होती है। इसको आप लोग समझ गए, आगे देखते हैं। अब दूसरा है इसका मोरल रीजनिंग। वो आपकी मोरल डिलेमा थी, ये आपकी मोरल रीजनिंग है। मोरल रीजनिंग में जो आदमी सही और गलत में से यहां पर डिसीजन ले लेता है। जैसे हिंज ने क्या डिसीजन लिया, हिंज ने डिसीजन लिया उसको दवाई को चोरी करने का, और अपनी वाइफ को दे दी, और उसके बाद उसको जेल हो गई, ठीक है। तो हिंज ने डिसीजन ले लिया। तो आप लोग समझे, जो मोरल डिलेमा होती है उसमें आदमी डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होता है, सही और गलत के बारे में, डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन आपकी मोरल रीजनिंग के अंदर वो आपका डिसीजन ले लेता है, एक प्रक्रिया चलती रहती है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी मोरल रीजनिंग होगी। तो ये दो कंसेप्ट आपके समझ में आए, आगे देखते हैं, ठीक। अब यहां से पढ़ते हैं हम लोग इसके सिद्धांत की आलोचना। देखिए आलोचना है जो आज तक पूछी गई है पेपर 1 के अंदर, तो आपकी स्टेज से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। पेपर 2 के अंदर इस सिद्धांत की आलोचना भी हुई थी। अब देखिए आप लोग ध्यान से देखना, सभी देखना आप लोग, ठीक है। बेसिकली सिलेबस सेम ही होता है। अब देखिए जो कोलबर्ग ने आपका नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, इसको क्रिटिसाइज भी किया था, इसकी आलोचना भी करी थी। और आलोचना करने वाली कौन थी, आलोचना करने वाली थी कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन ने इस सिद्धांत की आलोचना करी थी। अब आलोचना में उन्होंने अपने क्या क्या तर्क दिए थे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन्होंने तर्क दिया था कि जो आपने एक्सपेरिमेंट करे हैं कोलबर्ग साहब, उसमें आपने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। अब बेसिकली कोलबर्ग ने जितने भी एक्सपेरिमेंट करे थे उसमें जो है जो पुरुष वर्ग होता है उसको ज्यादा प्राथमिकता दी, महिलाओं को बहुत ही ज्यादा कम प्राथमिकता दी थी। आप लोग कह सकते हो एक तरीके का जेंडर बाइस आपके कोलबर्ग साहब ने दिखाया था। तो कैरोल गिलिगन ने कहा कि आपने अपने एक्सपेरिमेंट में जेंडर बाइस दिखाया, यानी महिलाओं को बहुत कम प्राथमिकता दी है। पहला ये आपका हो गया। दूसरा इन्होंने कहा कि जो आपने एक्सपेरिमेंट करे हैं, जो आपने नैतिकता का चीज बताई है, तो नैतिकता का आधार अलग अलग होता है, पुरुष में अलग होता है, महिलाओं में अलग होता है। तो पुरुषों के लिए इन्होंने कहा कि पुरुषों में जो नैतिकता का आधार होता है वो जस्टिस पर्सपेक्टिव होता है, न्याय पर्सपेक्टिव होता है। देखिए अब जो हिंज की स्टोरी थी जिसमें उसकी वाइफ की तबीयत खराब हुई थी, तो ज्यादातर पुरुष वर्ग कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे यार गलत करा है, किसी की मेहनत को ऐसे चोरी करके करना बेकार काम है, ठीक है। ये आप लोगों ने देखा होगा जब स्कूल के अंदर एग्जाम चलते थे और एग्जाम में मान लीजिए हम अपने दोस्त की चीटिंग कर रहे हैं अपने दोस्त से, ठीक है, और चीटिंग करते करते कोई पुरुष वर्ग आ गया, तो पुरुष वर्ग आके एक दो बार धमका देता था या 2-3 थप्पड़ मारे और उसके बाद छोड़ देता था। लेकिन जो महिला वर्ग आती थी, महिला मैडम होती थी, वो भाई सीधा कॉपी लेकर या तो काटा मारेगी या प्रिंसिपल के पास ले जाती थी। तो ये वाला काम महिलाएं जरूर करती थी, ठीक है। तो लेकिन जो पुरुषों की नैतिकता का आधार जो बताया है कैरोल गिलिगन ने, वो बताया न्याय वाला, जस्टिस वाला बताया है, ठीक है। अब इनमें मतभेद खूब देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, तो वहां पर तो केयर कौन दिखा रहा है, पुरुष वर्ग दिखा रहा है, और महिला वर्ग क्या दिखा रही है, जस्टिस आपको दिखा रही है, ठीक है। तो मैंने एक तरीके से अपनी बात के जरिए इसकी भी आलोचना करी है, ठीक है। तो इन्होंने यही तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार देखभाल यानी केयर पर्सपेक्टिव होता है। कि जो महिलाएं कोई भी चीज सोचती है, सही गलत के बारे में कोई भी चीज सोचती है, तो केयर पर्सपेक्टिव से सोचती है, ठीक है, न्याय के दृष्टिकोण से ज्यादा नहीं सोचती, जिसको मैंने अभी अपने तर्क से गलत भी साबित कर दिया कि देखो महिलाएं भी गलत करती है। अगर आप लोग कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना करोगे तो मैं भी आपके सिद्धांत की आलोचना कर दूंगा, ठीक है। तो ये बात यहां पर क्लियर हुई, आगे देखते हैं।
दूसरा इसमें आलोचना यह भी हुई थी कि जो मेल और फीमेल की जो मोरल रीजनिंग है, जिसमें आदमी डिसीजन ले लेता है, तो उसमें जो कल्चर होता है, कल्चर के डिफरेंस को महत्व नहीं दिया, उसको इंपोर्टेंस नहीं दी लॉरेंस कोलबर्ग ने। ये इन्होंने इसकी आपकी दूसरी आलोचना करी थी। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं अपने सीटेट के नोट्स देता हूं तो मेरी इसी वेबसाइट से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको फेसबुक पर या कहीं और पर मेरे नाम से पता नहीं कुछ उल्टा सीधा सेल करते रहते हैं बच्चों को, और कुछ बच्चे भी उनकी बातों में आ जाते हैं, उन नोट्स को ले लेते हैं। तो बेसिकली अब यहां पर क्या हो रहा है, नैतिकता क्या बता रही है कि अगर आपको सही नंबर से पास होना है, रियल नोट्स चाहिए, तो सचिन सर की वेबसाइट से जाकर लीजिए, वहां पर आपको रियल मिलेंगे। लेकिन जो फेक बांट रहे इस तरीके से, तो यहां पर उनका कल्चर भी एक तरीके से बताया जा रहा है कि इसका मतलब उनके घर में इस तरीके का कल्चर होगा कि इस तरीके के गलत काम को किया जाए, कि किसी के दूसरे के नाम को इस्तेमाल करके आगे बढ़ा जाए। तो जो नैतिकता होती है उसमें कल्चर का बहुत ज्यादा रोल होता है, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत में कल्चर की अवहेलना करी थी, ठीक है, कल्चर के इंपोर्टेंस को ज्यादा महत्व नहीं दिया था इन्होंने अपने सिद्धांत के अंदर। तो ठीक है, ये इसके सिद्धांत की आलोचना हुई। अब बात करते हैं आपके जो लॉरेंस कोलबर्ग के जो लेवल्स थे। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए, इन 3 लेवल की दो दो आपकी स्टेज बताई, तो स्टेज तो हो गई 6 और लेवल हो गए 3। अब यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब यहां से पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में और थोड़ा सा समझकर, ठीक है, यहां से कंफर्म आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना है। जो मोटी मोटी जानकारी थी वो सभी मैंने आपको आज की वीडियो के अंदर बता दी है, ठीक। अब देखिए लेवल पढ़ते हैं, और लेवल के नाम इंग्लिश में याद करना। जो नैतिकता का पहला लेवल है उसको कहा जाता है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल, और प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर जो बच्चे की एज होती है वो होती है लगभग 4 साल से लेकर 10 साल तक के बीच होती है, ठीक है, जन्म से नहीं होती, 4 साल से लेकर लगभग 10 साल तक के लिए होती है। अब इस अवस्था में जो नैतिकता होती है वो बच्चे के अंदर किसी तरीके की नैतिकता नहीं पाई जाती, शून्य होती है। सीटेट के एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नैतिकता की जो अनुपस्थिति है या जो नैतिकता का मोरलिटी का जो एब्सेंस है वो किस अवस्था में होता है, तो वो होता है आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता नहीं पाए जाते। अब 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा अपने दादा में भी थप्पड़ मार देगा, भले ही उसका दादा प्रधानमंत्री देश का, अपने पापा में भी थप्पड़ मार देगा, मम्मी में भी मार देगा, उल्टा उनको जवाब दे देगा, ठीक है। तो बच्चे के अंदर बेसिकली नैतिकता नहीं पाई जाती। मैंने कहा ना, नैतिकता बाई बर्थ नहीं होती, नैतिकता आपकी अर्जित की जाती है, समाज से अर्जित की जाती है, ठीक। तो इसमें आपकी नैतिकता नहीं पाई जाती। बच्चा सही गलत के बारे में उसको नहीं पता होता, और जो नैतिक तर्कना होती है जिसमें बच्चा नैतिक तर्कना करता है, मोरल रीजनिंग करता है, वो लोगों के मानकों के अनुसार करता है। अब देखो लोगों के मानकों के अनुसार कैसे करता है उसको आपको बताता हूं। तो पहला आपका लेवल, आपको स्टेज क्लियर हुई, लेवल की प्री कन्वेंशनल जो आपका लेवल, ये गलत लिख रहा है स्टेज, स्टेज आपकी दो आएगी, ठीक है। तो पहला लेवल है आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। अब इसकी 2 स्टेज है, इन 2 स्टेज के बारे में देखिए आप लोग। तो पहली स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। अब इसमें जो नैतिकता निर्भर रहती है वो होती है सजा और आज्ञा पर, ठीक है, इस पर नैतिकता निर्भर करती है। अब देखिए इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जब हमारे घर के अंदर, जैसे मान लीजिए हम छोटे बच्चे हैं या हमारे घर के अंदर छोटा बच्चा है और हमारे घर के अंदर कोई मेहमान आया, तो मेहमान आने के बाद क्या की जाती है, उससे नमस्ते सलाम दुआ सारी चीज करी जाती है। अगर किसी बच्चे ने नमस्ते नहीं करी या पैर नहीं छुए, ठीक है, तो समझ लिए मेहमान जाने के बाद उस बच्चे की कुटाई बढ़िया तरीके से होने वाली है उसके पेरेंट्स द्वारा। और अगर मान लीजिए अच्छे तरीके से नमस्ते करी, पैर भी छुए, ठीक है, पूरा आज्ञा से सारा काम करा, तो उसकी तारीफ होने वाली है। तो बेसिकली बच्चा यहां पर नैतिकता इसलिए दिखा रहा है कि अगर उसने नैतिकता नहीं दिखाई, अपने मेहमान को जो घर पर आए उनको सम्मान नहीं दिया, नमस्ते नहीं करी, तो उसको क्या मिलेगी, पनिशमेंट उसको मिलेगी, सजा मिलेगी। इसलिए वो नैतिकता दिखा रहा है, या आज्ञा पालन की वजह से वो नैतिकता दिखा रहा है, वरना नैतिकता का कोई मतलब उसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो नैतिकता दिखा रहा है, वरना मेहमान को ये आ जाएगा, बच्चों को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बच्चे पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बात क्लियर हो गई। जैसे कि हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा, अब जब ये स्टोरी बच्चों को बताई गई तो बच्चों ने क्या सोचा था, जो हिंज वाली स्टोरी बताई गई कि अगर वह चोरी करेगा तो उससे सजा मिलेगी, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो, अगर चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो नैतिकता किस पर आधारित है, सजा पर आधारित है, ठीक है। तो बेसिकली इस स्टेज में जो नैतिकता होती है वो आपकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पर आपकी आधारित होती है। बेसिकली 4 साल से लेकर 10 साल तक का बच्चा छोटा ही रहता है। अब इसी की जो आपकी दूसरी स्टेज आपकी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। इस अवस्था को कहा जाता है जैसे को तैसे की अवस्था, ठीक है। जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ करूंगा, तो जैसे के तैसे की अवस्था इसको कहा जाता है। अब देखिए आप लोग अपने स्कूल टाइम में जाइए, जब आप लोग छोटे थे, स्कूल टाइम में थे, अगर भाई किसी ने हमारी पेंसिल तोड़ दी
तो हम भी उसका कुछ ना कुछ जरूर तोड़ते थे, ठीक है। एक ने मेरा पेन तोड़ दिया था, मैंने उसका बैग फाड़ दिया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई बदला पूरा हो गया। जैसा तुम मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा, वैसे ही नैतिकता तुम्हारे साथ दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी ने हमारा टिफिन ले लिया, हमारे यार दोस्त ने, ठीक है, बहुत ले लेते थे स्कूल के अंदर, मेरा खुद निकाल लेते थे बैग के अंदर, तो मैं उनका निकाल लेता था, तो हिसाब बराबर भाई, जैसों को तैसा हो गया यहां पर। तो यही स्टेज होती है आपकी साधनात्मक सापेक्षता और उन्मुखता। जैसे को तैसे से आप लोग इसको याद करिए, जैसे को तैसी की अवस्था, कि जैसा काम आप मेरे साथ कर रहे हो वैसा काम मैं आपके साथ करूंगा। अब आपके सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, नाम तो मैं उन बच्चों को भूल रहा हूं, कि एक बच्चे ने उसका जो है पेंसिल को तोड़ दिया था, और दूसरे बच्चे ने उसके खाने को चुरा लिया था, और उसके अलावा जो तीसरा बच्चा था ये पूरे प्रकरण को देख रहा था, लेकिन उसने प्रिंसिपल से जाके शिकायत नहीं करी। उसने कहा हिसाब तो बराबर हो गया, जैसा उसने कहा करा वैसा उसने कर दिया, तो यहां पर हिसाब बराबर हो गया। तो यहां पर किस अवस्था के अंतर्गत ये आपका कंसेप्ट आता है? तो ये किसके अंदर आता है? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म के आपका अंदर आता है, ठीक है। तो समझ गए? आप लोगों ने स्कूल में खूब करा होगा, मुझे पता है कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसने ना करा हो, ठीक है। छोटे बच्चों ने सभी ने ये वाला काम करा है। अगर किसी ने आके हमारे थप्पड़ मार दिया तो हम भी उसको उल्टा ही थप्पड़ मारते थे, तूने मेरे मारा, ले मैं तेरे थप्पड़ मारता हूं, लात मारता हूं। ये काम आप लोगों ने सभी ने करा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, इस स्टेज के अंदर ये वाला काम होता है जब बच्चे की लगभग उम्र 4 साल से लेकर 10 साल तक होती है, और आपका प्री कन्वेंशनल स्टेज के अंदर होता है, ठीक। तो पहला लेवल आपका क्लियर हुआ। अब पहले लेवल के बाद बढ़ते हैं आपके दूसरे लेवल की ओर, जो आपका कन्वेंशनल आपका लेवल होता है। कन्वेंशनल लेवल के अंदर जिसमें बच्चे की उम्र होती है लगभग 10 साल से लेकर 13 साल तक का बच्चा है। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जो बच्चा नैतिकता दिखा रहा है, वो नैतिकता उस चीज को दिखाता है जो समाज ने उसको बताई हुई है। समाज ने कहा हुआ है कि बेटा किसी के पेंसिल को मत तोड़ो, कि बेटा किसी भी चीज की चोरी मत करो, उल्टा जवाब मत दो किसी से। तो बेसिकली समाज ने जो जो कंसेप्ट बताए हुए उसको बच्चा मानता है। तो यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के जो मानक होते हैं, दूसरे लोग कौन, मतलब यहां पर जो सोसाइटी होती है, जो समाज होता है, तो सोसाइटी के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है और उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का डिसीजन करता है। सबसे ज्यादा नैतिकता यहां पर किस पर निर्भर कर रही है? सोसाइटी पर निर्भर कर रही है। बच्चा नैतिकता यहां पर सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेगा, ठीक। तो आपका कन्वेंशनल लेवल है आपका दूसरा। अब इसके भी 2 स्टेज है, इन 2 स्टेज के बारे में पढ़िए आप लोग। इसकी जो पहली स्टेज है जिसमें जो होती है आपकी गुड बॉय एंड गुड गर्ल की, ठीक है, अच्छा लड़का और अच्छा लड़का बनने की उन्मुखता। अब देखिए ये आप सभी के अंदर हुई, एक सेकंड, ये आप सभी के अंदर पाई गई थी जब आप लोग स्कूल के अंदर थे। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है कि अच्छा लड़का अच्छा लड़की बने बैड बॉय बनना चाहता हो, नहीं होगा कोई भी ऐसा जो 10 साल से लेकर 13 साल तक का बच्चा होगा। हर कोई अच्छा बनना चाहता था कि स्कूल में मैं फर्स्ट प्राइज लेकर आऊं, मेरे दोस्त यारों के बीच में मेरा नाम हो, मेरी रेस्पेक्ट हो, मेरे जो रिश्तेदार आते हैं उनके बीच में मेरा नाम हो। तो हर कोई अच्छा बनने की आशा रखता था इस स्टेज के अंदर, ठीक है। तो इसमें दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन किया जाता है, मतलब दूसरों के लिए सामने अपनी एक इमेज बनाई जाती है अच्छा बनने की, ठीक है। और गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था के अंदर आपका होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या काम करा? अच्छा बनने की, अपने आप को सुपीरियर दिखाने का काम करता है। उसके अलावा इसकी दूसरी स्टेज होती है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, जिसमें कभी कभी आ जाता है सामाजिक, एक ही बात है, एक सेकंड, हाँ गया भाई। अब दूसरा या इसकी जगह लिख लो सामाजिक एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब देखिए इसमें इस लेवल में बच्चा क्या काम करता है? सारे काम जो जो सोसाइटी ने उसको बताए हुए है उसी को आधार पर नैतिकता करता है। अब सोसाइटी के अंदर क्या बताया हुआ है, जैसे हमारे परिवार वालों ने या फिर और किसी ने भी स्कूल के अंदर, कि रेड लाइट होने पर रुक जाना चाहिए, ठीक है, वरना कानून का उल्लंघन होता है। तो सोसाइटी ने ये चीज बता दिया और बच्चा डिसीजन भी किसके अकॉर्डिंग ले रहा है? सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है आपने। तो सोसाइटी ने बता दिया, घर परिवार वालों ने, मम्मी पापा ने, किसी ने भी बता दिया कि रेड लाइट पर रुक जाना चाहिए, तो बच्चा रेड लाइट पर रुक जाएगा और दूसरों को भी कहेगा कि नहीं आप लोग रेड लाइट पार मत करिए, गंदी बात है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, बच्चा समाज यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता है, बहुत ज्यादा उसको मानता है, ठीक है। तो इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है। इसमें सारे जो जो समाज के नियम होते हैं उन सभी समाज के नियमों को बच्चा मानता है जब बच्चा 10 साल से लेकर 13 साल तक का होता है, जब आपका कन्वेंशनल स्टेज के अंदर होता है। तो 2 स्टेज हो गई आपकी, 2 लेवल, सॉरी, ठीक है। अब बचा तीसरा और लास्ट लेवल। अब देखिए तीसरा और लास्ट लेवल बचा है, इसके ऊपर आप लोग नजर डालिए।
अब तीसरा लेवल जो आपका बच्चा है वो बच्चा है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब बच्चा यहां पर 13 साल से ऊपर का हो गया। देखिए प्री कन्वेंशनल जो आपकी स्टेज थी उसमें बच्चे में नैतिकता नहीं पाई गई, उसके बाद कन्वेंशनल स्टेज आ गई, उसमें नैतिकता सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चा डिसीजन लेता है। लेकिन प्री पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर बच्चा खुद के, अगर उसको लगता है ये काम सही है तो सही है, अगर लगता है गलत है तो गलत है, तो खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है। इसमें बच्चा समाज की नहीं मानता। इससे पहले वाली स्टेज के अंदर बच्चा क्या काम करता है कि रेड लाइट होने पर रुक जाना चाहिए, इसको पार नहीं करना चाहिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मानता है बस। बट इस स्टेज के अंदर वो बच्चा रेड लाइट को भी तोड़ देगा। क्यों? अगर मान लीजिए रेड लाइट पर कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो वहां जाकर उसको हेल्प नहीं करेगा या रेड लाइट का ग्रीन होने का वेट करेगा? नहीं करेगा वो, ठीक है, वो रेड लाइट को तोड़ देगा। वो छूटते ही कहेगा कि नियम हमारे लिए बने हैं, हम नियमों के लिए नहीं बने। तो यहां पर बच्चा जो नैतिकता दिखा रहा है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं दिखा रहा है, वो खुद के अकॉर्डिंग यहां पर नैतिकता यहां पर दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि सोसाइटी के जरिए लिए जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप लोगों से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए घर पर जैसे रिश्ते आते हैं, शादी के लिए रिश्ते आते हैं। अब यहां पर शादी के लिए किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद लड़की वालों से कहेंगे कि भाई इसके तो सरकारी नौकर है, तो 50 लाख की शादी तो करनी चाहिए, या 20 लाख की शादी करनी चाहिए, 50 लाख की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज में ये प्रथा चल रही है, सबको पता है गलत प्रथा है, लेकिन सोसाइटी ने इसको सही माना हुआ है। अगर बच्चा इससे पहले वाली स्टेज के अंदर होता, उसको इतनी नॉलेज नहीं रहती, वो कहता हाँ सब लोग तो मान रहे हैं सोसाइटी में तो सही होगा फिर तो, ठीक है। लेकिन जब बच्चा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर जाता है, वो कहता है ये बात गलत है, ठीक है, ये दहेज प्रथा गलत है, मैं इस दहेज को बिल्कुल भी नहीं लूंगा। या कुछ कहेंगे कि नहीं हम तो अपनी लड़की को दे रहे, क्यों दे रहे हो भाई, मैं नहीं लूंगा किसी भी चीज को। अब बच्चा सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, अब बच्चा सोसाइटी के हाथ से गया बाहर, ठीक है। तो इसमें जो नैतिकता होगी, अब बच्चा खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगा, ना कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग लेगा। तो आप लोग समझे तीसरे लेवल को। अब इस तीसरे लेवल की आपकी 2 स्टेज होती है, इनके बारे में पढ़िए। इन्हीं स्टेज में से बेसिकली आपका क्वेश्चन आता है लेवल और लेवल में से, ठीक है। जो इसकी स्टेज आपकी पहली सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कि इसमें किशोर ये मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले ही है, अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, अगर रेड लाइट पर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो कोई भी आदमी होगा, बच्चा होगा, तोड़ देगा कि सबसे पहले जाके उसकी जान बचाओ, बाद में नियम है। यही तो आप लोग भी करोगे आज की डेट के अंदर। लेकिन जब आप लोग छोटे बच्चे थे, 10 साल से लेकर 13 साल तक की उम्र तक के थे, तो क्या आपके मन में ऐसा विचार आता था? शायद ही बहुत कम लोगों के अंदर आता हो, ठीक है, क्योंकि वहां पर सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चा डिसीजन ले रहा है, ठीक। तो आप लोग ये पहला समझ गए। अब इसकी जो लास्ट आपकी जो स्टेज है, वो लास्ट स्टेज आपकी यूनिवर्सल एथिकल आपका प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल के अंदर बच्चा क्या काम कर रहा है, खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है। तो इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं, किसके विचारों से? अपने खुद के मानों के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, ठीक है। इसमें किशोर दूसरे के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे फेवरेट भगत सिंह जी, तो अब इनकी फैमिली ने इन्हें खूब बताया होगा कि अभी तो भाई आपकी एज कम है, अभी तो आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी आपकी शादी भी होगी, नौकरी भी होगी, सब काम हो गए। तो सोसाइटी ने इन्हें बताया, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हो, जो इस तरीके से उपद्रव कर रहे हो, दुनिया भर की चीज कर रहे हो, तो ये इनकी फैमिली ने, इनके दोस्त यारों ने खूब बताया होगा। तो लेकिन इन्होंने उस चीज को नहीं माना, इन्होंने कहा ये सब चीज बाद में होती रहेगी, पहले सबसे पहले मेरे लिए मेरा देश है, मैं अपने देश को बचाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा, ठीक है, मैं मरने को भी लिए तैयार हूं अपने देश के लिए। तो यहां पर अब वो क्या काम कर रहा है, कैसा व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, जो खुद डिसीजन लेना चाहता है, वरना उसकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता तो आपका कन्वेंशनल स्टेज के अंदर पहुंच जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे हो, यहां पर वो दूसरे फायदों के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं, और व्यवहार कैसे करते हैं, खुद के मानक के अकॉर्डिंग करते हैं, जो उन्हें खुद लगता है। तो भगत सिंह जी ने बहुत क्रांतिकारी फैसला लिया, और हमारे देश के लिए देखो अपने जान मतलब इन्होंने न्यौछावर कर दी। तो जितना भी इनको बोला जाए उतना ही कम है। तो आप लोग समझ रहे हो, तो ये भी किसी स्टेज के अंदर आ रहे हैं, यहां पर ये आपके पोस्ट कन्वेंशनल आपके लेवल के अंदर आ रहे हैं, यानी खुद से डिसीजन ले रहे हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग यहां पर डिसीजन नहीं ले रहे, ठीक। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपके लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत था वो मैंने आपको बताए, उसके आपके जो 3 लेवल होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, उनको बारे में बताया। फिर उनकी जो 2-2 स्टेजेस होती है, टोटल मिला के 6 स्टेज हो गई, वो आपको बताई। इसके बाहर आपका मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका जाएगा, ठीक। अब आप लोगों को जो मैंने अपने नोट्स दे रखे हैं
उन नोट्स के अंदर जाकर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग लगाइए, और शायद ही कोई क्वेश्चन हो, इतना मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, जिसका आंसर आप लोग नहीं दे पाओगे। सभी का आंसर आप लोग दे पाओगे, और इसी वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, इतना मुझे पूरी उम्मीद भी है, ठीक है। क्योंकि आज से पहले भी जितनी चीज पूछी गई है वो यही से पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत कंप्लीट कर दिया। अब 1 मिनट के अंदर जो जो आपका कमेंट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, उसके बाद मैं वीडियो को फिर यही स्टॉप कर देता हूं, ठीक है।